हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जो इशू आपके टीवीएस राइडर में आ रहे हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी बाइक को कैसे स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वहीं से इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आज देखने को मिल रही है वो ये है कि गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है। यानी जो हम गियर शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर को चेंज करने में दिक्कत आती है। और देखा ये भी गया है कि अचानक से ब्रेक लगाने पर गाड़ी जो है बंद हो जा रही है। तो ये दिक्कत जो है वो नॉर्मल है और एक दो व्यूअर्स की तरफ से ये एड्रेस की गई है कि गियर जो है सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो गियर वाला इशू है, जब आप एक बार पहली सर्विस कराओगे तो आपका इंजन ऑयल जो चेंज हो जाएगा, उसके बाद में गियर जो है वो अभी की अपेक्षा फिर स्मूथ हो जाएगा। तो ये दिक्कत जो है वो आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। उतनी स्टिफनेस नहीं रहेगी जितनी कि आपको अभी देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये है कि जो अभी डिस्प्ले में गियर जो इंडिकेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि जब आपका गियर शिफ्टिंग सही से नहीं होगी इंजन में, तो सेंसर हैं वो आपका इंजन से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो गियर शिफ्टिंग सही से न होने की वजह से आपका जो गियर की डिस्प्ले है वो थोड़ा सा रुक के आती है, लेट आती है। तो जैसे ही आपकी गियर शिफ्टिंग सही हो जाएगी तो आपकी डिस्प्ले भी सही आना शुरू हो जाएगी। यानी सेंसर को तो सेंस करना है, जैसे ही आपका गियर चेंज हो जाएगा करेक्टली तो वो सेंस करके आपको डिस्प्ले में दे देगा। कुछ दोस्तों का वो था कि इसमें डिस्प्ले स्लो आ रही है, तो वो डिस्प्ले स्लो का रीज़न यही है कि सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है करेक्टली कि ये यानी फर्स्ट या गियर है या सेकंड गियर है। तो जब तक वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन सेंस नहीं कर पाएगा तब तक वो डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा, क्योंकि डिस्प्ले में गलत दिखा देगा तो वो उसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो सेंसर जब करेक्ट पोजीशन होगी उसी समय पे आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। तो जब आप पहली सर्विस पे बाइक को ले जाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम कहीं हद तक दूर हो जाएगी और ये बात आप शोरूम में जा कर के बोल भी सकते हैं, तो उसको और भी थोड़ा सा केयरफुली वो चेक कर लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इस बाइक का जो माइलेज है वो माइलेज बहुत ख़राब आ रहा है, यानी कि आपको माइलेज जो मिलेगा वो 60-65 का मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको दो मोड दिए गए हैं, पॉवर मोड और इको मोड। तो यदि आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको गाड़ी को सदैव इको मोड पर चलाना है। जब आपको माइलेज नहीं चाहिए, आपको रेसिंग वगैरह करनी है, तो आप गाड़ी को पावर मोड पर चला सकते हैं। तो आपको इससे मैक्सिमम माइलेज लेना है तो आपको गाड़ी को इको मोड पे ही चलाना होगा। इको मोड पर चलाओगे तो आपकी गाड़ी जो है वो बेस्ट जो है आपका एवरेज निकाल के देगी। इको मोड में जो स्पीड है वो 50 से 60 होती है। तो इस मोड पे आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी जो इको लाइट है वो भी ऑन रहनी चाहिए। इको लाइट की जो लाइट है वो भी ऑन रहनी चाहिए, जिससे कि कंफर्म रहेगा कि हाँ गाड़ी इको मोड में चल रही है। जैसे ही गाड़ी शिफ्टिंग होगी तो पावर मोड पे आ जाएगी। तो इको मोड हर जगह काम नहीं करेगा। जब भी आप कभी चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हो या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे होते हो तो इको मोड वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। यानी जब जहाँ आपकी गियर शिफ्टिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर भी आपका इको मोड काम नहीं कर पाएगा। तो इको मोड के लिए ज़रूरी है कि आपका जो रास्ता है वो स्मूथ होना चाहिए। तो इसीलिए ये गाड़ी सिटी के मतलब से बहुत बढ़िया है, जहाँ पर कि आपकी हर जगह पक्की सड़कें होती हैं, ऊंचा नीचा बहुत कम देखने को मिलता है। केवल ब्रेकर्स पर ही आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये गाड़ी उतनी बढ़िया नहीं है। आप लेकिन देख सकते हो, आपको पसंद है तो आप ज़रूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही आपकी माइलेज वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तीसरा प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों इसमें आपको देखोगे कि इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। तो दोस्तों इंजन किल स्विच एक सेफ्टी फीचर है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चाबी है, चाबी से आप इंजन को ऑफ़ कर सकते हो। इंजन किल स्विच का फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी कभी आपकी गाड़ी वगैरह गिरती है तो आप इंजन किल स्विच से तुरंत बंद कर सकते हो उस गाड़ी को। या कोई दिक्कत देखने को मिलती है आपको तो इंजन को आप ऑफ़ करना बहुत आसान है, क्योंकि जनरली राइट हैंड पर इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, तो आप उसको दबा के गाड़ी को ऑफ़ कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन इसका इतना भी बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप गाड़ी को डिनाई करो, आपको गाड़ी को परचेज ना करो। तो ये भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों किक की। तो दोस्तों इस गाड़ी में किक नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक स्टार्ट गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक से सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बैटरी से कनेक्ट कर दी गई हैं डायरेक्टली। तो उसमें
जो किक का वैल्यू है वो जाहिर सी बात है ख़त्म सा हो गया है। वो कभी कभार तो कभी दिक्कत आएगी, बहुत टाइम हो जाएगा या कुछ बैटरी में ख़राबी आएगी, उस समय पे ही दिक्कत आएगी, तो आप रियर व्यू को घुमा के भी गाड़ी चार्ज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक तरह से पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसका रिटर्न जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी लोग कुछ पसंद करना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं गाड़ी को लेना, इसका रीज़न यह है कि उनको आदत पड़ी हुई है किक वाली गाड़ियों की। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि किक जो है वो सभी गाड़ियों से निकलने वाली है, क्योंकि एक तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, और जब से स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो ईजी भी है, कन्वीनियंट भी है, और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे मार्केट से हटा दी जाती हैं। जिस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन आने से पहले जो है आपके और सिम वगैरह फ़ोन चल रहे थे सॉफ्टवेयर पे, तो नोकिया कंपनी का मार्केट से बाहर होने का यही रीज़न था कि उसने नई टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसको एडोप्ट नहीं किया था। वहीं यहाँ पर है कि अगर कंपनी किक पे ही चलती रही गाड़ियों को लेकर के, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को एडोप्ट नहीं कर पाएंगी, और न्यू टेक्नोलॉजी को एडोप्ट कराने में कस्टमर से भी पीछे रह जाएंगी। क्योंकि आप जब न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हो तभी आपको मार्केट में उसका पैसा भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है, कोई कंपनी खुली हुई है वो प्रॉफिट के लिए है, उसको मार्केट से पैसा चाहिए, तो उसको नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। और जब आप नई टेक्नोलॉजी दोगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों का मतलब हो गया कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेना, और जब एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो किक के इसलिए कंपनी ने इसमें कॉस्ट सेविंग के रूप में हटा दी है, क्योंकि उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रह गया था। दोस्तों, एक प्रॉब्लम और देखने को मिली थी कि जब भी गाड़ी 65-70 पे जाती है तो गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि गाड़ी में 2 मोड मिलते हैं आपको, इको मोड और पावर मोड। जब गाड़ी को आप इको मोड पर चलाते हैं तो गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है, और इसकी स्पीड भी मैक्सिमम 60 किलोमीटर की स्पीड होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा एवरेज चाहिए तो आप इको मोड पर ही गाड़ी चलाएँगे। तो जब इको मोड पर गाड़ी चलाएँगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन का मतलब ही नहीं रहता है, यानी कि आप गाड़ी को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे विद बेस्ट माइलेज के साथ में। आपको माइलेज भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और जो बंदा पावर पे यूज करना चाहता है तो वो पावर पे यूज करे, तो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि गाड़ी जो है इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई है कि आप 100 की स्पीड को चला के लेके चलो, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 100 आपको जो मिल जाती है, तो वो इसलिए नहीं है कि वो ये कभी कभार शौक में चला ली तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जब हाईवे वगैरह पे जहाँ पे के रोड जो है स्मूथ होते हैं। बेसिक हमारे इंडियन रोडों पर तो 100 की स्पीड पे बाइक चलाना पॉसिबल ही नहीं होता है, नहीं तो कहीं बाइक दिखाई देगी, कहीं पे राइडर दिखाई देगा। तो ये एक्सप्रेस वे वगैरह और आपके हाईवे वगैरह होते हैं जहाँ पर भी रोड खाली होता है, तो वहाँ पर आप वो कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो वाइब्रेट जब 70 से ऊपर जाओगे तो देखने को मिलेगा, लेकिन 70 से ऊपर जनरली कोई चलाता नहीं है, बहुत कम हमें चलाने को देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से बाइक या सिटी के लिए ड्राइव के लिए डिज़ाइन की गई है, डेली मर्रा के कामों के लिए और विद स्पोर्टी लुक जो है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आई है। तो आई थिंक कि आप 70 से ऊपर नहीं जाओगे और गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वाइब्रेशन होने के बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनरली इसमें सारे पार्ट जो है फाइबर के मिलते हैं, और सारे जब नट बोल्ट से कसे होते हैं, तो जितना गाड़ी को वाइब्रेट कराओगे उतनी ही इन पार्ट्स में दिक्कत आने वाली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए गाड़ी को। तो इसको आप खुद ही सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। उसके 2 फ़ायदे होंगे, आपको अच्छा माइलेज मिलेगा और आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, और गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, क्योंकि डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। तो जनरली डिस्क ब्रेक में क्या होता है, जब 70 से ऊपर गाड़ी ले जाते हो और अचानक से डिस्क ब्रेक मारते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रेक के बाद में गाड़ी कंट्रोल होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उस केस में बहुत सारी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कभी भी डिस्क ब्रेक जो है अचानक से इतनी स्पीड पर ले जाके न मारें। तो आई थिंक कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क ब्रेक इसीलिए है कि आपकी जो कंट्रोलिंग है उसको बढ़िया करने के लिए दिया जाता है गाड़ी ने, लेकिन आप चाहो कि अचानक से मैं मुश्किल से 2 मीटर में ही गाड़ी रोक लूँ, तो ये डिस्क ब्रेक से पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल हो भी जाएगा, लेकिन गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन आप गाड़ी से आगे निकल जाओगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी देखो, पार्ट्स की डिज़ाइन की बात करें, पार्ट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो दोस्तों गाड़ी कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी के आधार पर आई हुई है। तो जब आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इतनी भी बिल्ड क्वालिटी ख़राब नहीं है कि आप गाड़ी को नेगलेक्ट करें।
नहीं आप गाड़ी को ले सकते हैं और आप आराम से गाड़ी को ड्राइव करें, सिंगल हैंडेड रखें, तो आई थिंक आपको ये बिल्ड क्वालिटी भी परेशान नहीं करने वाली है। लेकिन यदि आप सिंगल हैंडेड नहीं रखेंगे और गाड़ी को आप 60 से ऊपर दौड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी जल्दी ही खटारा होने वाली है, क्योंकि उस तरह से इसमें पार्ट्स की स्टेबिलिटी और रिलेबिलिटी नहीं है जो कि अदर बाइकों में देखने को मिलती है। आपको इसमें लुक मिला है बहुत बढ़िया शानदार, तो ये लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और इतनी प्राइस कीमत में इस सेगमेंट में आपको विद एवरेज कोई इतना बढ़िया लुक और इतनी बढ़िया गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलती है। चाहे बिल्ड क्वालिटी कितनी भी ख़राब हो, लेकिन गाड़ी अपने उसमें वैल्यू फॉर मनी है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिजिटल मिला हुआ है इसमें, ये अपने सेगमेंट में पहला है 125 सीसी में, जो कि आपको स्पोर्टी गाड़ियों में देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि यदि इसकी जो विजुअलिटी अच्छी होती तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन इसके लिए जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है मीटर के ऊपर, उसके लिए आप लेमिनेशन वगैरह करा सकते हैं। उससे ये चीज़ जो है वो आपको विजुअलिटी थोड़ी बढ़ सकती है और आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगेगा, तो उससे भी आप उसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं चार्जिंग सॉकेट की, तो चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको गाड़ी में मिलना चाहिए। कुछ गाड़ियों में नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ियों में आप उसके लिए अपने शोरूम से डिमांड कर सकते हैं कि चार्जिंग सॉकेट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको उसमें लगा के दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें शोरूम वाले भी थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं कि बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो खुद डिमांड करते हो तभी लगाते हैं, अदरवाइज लगाते नहीं हैं। लेकिन आपसे पैसा वो काट लेंगे पूरा, आपको बता देंगे कि एक्सेसरीज कितनी आएगी, तो वो एक्सेसरीज का अलग से कोई बिल नहीं देते हैं, इकट्ठा बताते हैं कि 1500 रुपये लगेंगे या 1200 रुपये लगेंगे, 800 रुपये लगेंगे। तो आप जब भी कभी भी दुकान पर बाइक की कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक्सेसरीज की ब्रेकआउट कॉस्ट ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको पता रहे कि मैं कौन कौन सी एक्सेसरीज मेरी गाड़ी में लग चुकी है, कौन कौन सी नहीं लगी है, और कौन सी जो एक्सेसरीज लगी है उसका कॉस्ट क्या है और कितना कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि सीधे जाओ वहाँ पे पूछो कि एक शोरूम कीमत ये है और ये इसकी ऑन रोड प्राइस है, उसमें बहुत सारी घपलत होती है। तो आप उसको खुद चेक करें कि भाई एक शोरूम कीमत के अलावा मुझे सारी चीज़ें बताओ। इंश्योरेंस और वो बताएंगे आपको, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का चार्ज बताएंगे, उसके अलावा एक्सेसरीज का चार्ज इकट्ठा लगा देंगे। तो आप एक्सेसरीज का भी अलग से चार्ज लें कि कौन कौन सी आप एक्सेसरीज लगा रहे हो, उसका कितना चार्ज होगा। वो डिटेल्ड बिल जब आप गाड़ी के लिए बात करने जाएं तभी ले लें, जिससे कि जब आप गाड़ी में रिसीव हो तब उस टाइम पे वो चीज़ें आप देख सकें कि जो जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें हैं, और जो उनकी कॉस्ट बताई थी वो कॉस्ट उतनी ही ली है कि आपसे कॉस्ट ज़्यादा ले ली है, लेकिन एक्सेसरीज जो है वो शोरूम के पास में पूरी नहीं है। तो दोस्तों आई थिंक कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत ही हेल्पफुल रही हो, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।